स्टार्ट करें। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल नंदानी साहब ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अहमद ने। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच इकबाल सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। सर, आज हम मुख्तलिफ खबरों पे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इकबाल साहब, आपसे आगाज करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट, जो कि अ, पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर है, जो कि इंडिया में ही उनको प्रोनाउंस किया जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स पास की, और जबकि पाकिस्तान में इंडिया वाली साइड पर ये कहा जाता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दोनों तरफ हमेशा जब कश्मीर की खबरें चलती हैं तो पीओके जो है वो ज़रूर कहा जाता है और हमारी तरफ से कहा जाता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो सर, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यानी राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को लेकर? बहुत सारी उन्होंने मतलब कश्मीर के अलावा भी और भी स्टेटमेंट पास की। क्या कहना चाहेंगे सर? डिटेल्स बताइएगा इस पर और अपना एनालिसिस भी। अस्सलाम वालेकुम रिबा, आपके सभी नाज़रीन को। देखिए, राजनाथ सिंह का जो ये बयान आया है कि पीओके खुद बहुत जल्द ये सारी चीज़ें कहेगा और ये डिमांड करेगा तो भारत का हिस्सा है। और ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा, ये 5 साल पहले भी उन्होंने सारी चीज़ों को दोहराई। मुझे लगता है शायद उस वक़्त चीज़ें आप भूल गए या समझ नहीं पाए थे। उन्होंने वही कहा है कि भई हमारी जो चीज़ है वो हमारे पास आ जाए, हमको हमारे जो लोग हैं वो लौट कर हमारे पास आएँगे। और दूसरी मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ, देखिए जिस तरीके से आप पाकिस्तान में रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अवामी पार्टी वहाँ है, जो यूथ है वहाँ का, वो जिस तरीके से बाहर निकला है और उनकी जो डिमांड्स धीरे-धीरे करके वो खोल रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि किस तरह आपकी आर्मी, आपकी एजेंसीज़ वहाँ इलेक्शंस करवाती है। उस इलेक्शंस के अंदर जो सीट्स होती है वो बाहर से अलग-अलग पाकिस्तान के जो लोग होते हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब होते हैं, उन्हें ला कर के हिस्सा बनाया जाता है। वो बेसिकली इलेक्शंस नहीं होते हैं और सिलेक्शंस होते हैं। तो उन सीटों पर अगर सिलेक्शंस भी करना है तो वो कश्मीर से ही रिलेटेड हो, वहीं का नुमाइंदा हो, ताकि अगर कोई बात की जाए तो कोई सवाल हो तो वो उनसे जाकर के कर सके। तो अब धीरे-धीरे वहाँ जो कश्मीरी रहता है वो अब समझने लगा इन सारी चीज़ों को कि ये जो सिलेक्शंस है उसको लेकर के लगातार उसे दबाने की कोशिश की जा रही है उस युद्ध को, जिसको लेकर के पिछले एक लंबे समय से उनकी जो काफ़ी डिमांड्स है, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे उन्हें अपने आप को लेकर के अब काबिल बनाने की हो, दूसरा एयरपोर्ट्स की माँग कर रहे हैं वो। और आप देखिए कि जिस तरीके से युद्ध अब खुल करके 29 तारीख को इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के माँग कर रहा है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि किसी लीडर को नहीं ले रहा है वो, अवाम खुद निकल रही है। यानी कि इससे राजनाथ सिंह का जो बयान है वो काफ़ी हद तक ये सहमति जता रहा है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान अपने आप को पीओके बताता है, वहाँ आम लोग जो है खुशहाल नहीं। इंडिया के अंदर आप देखिए कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, उसके बाद आसानी से वहाँ सारी चीज़ें हो रही है, मूवमेंट है, इलेक्शंस अभी हुए, सरकार बनी है। तो इन सारी ही चीज़ों को आप देखें तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इन्होंने बयान दिया है, ये इससे पहले भी इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि ये बयान उनका काफ़ी दम रखता है रिबा। सही हो गया। उस्मान की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जानिब से तो कहा जाता है कि कश्मीर हमारी शारग है, लेकिन राजनाथ साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट कश्मीर को लेकर आई है कि पाकिस्तान में के कश्मीर के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारत से जाकर जुड़ पड़ जाएंगे, मैं और ये अपनी रिबा स्टेटमेंट नहीं रिबा है। माफ़ करना, मैं राजनाथ सिंह का जो बयान है मैं वो वर्ड टू वर्ड अगर आपको बताऊँ, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पीओके पे हम अटैक नहीं करेंगे, कैप्चर नहीं करेंगे, जी। बल्कि वहाँ के लोग खुद कह देंगे कि हम भारतीय हैं। ये वर्ड्स उन्होंने दोहराए हैं। तो ये साफ तौर पर चीज़ें जो है वो हमको होती हुई नज़र भी आ रही है। सर, ये अब की बार नहीं है, हर हर बार की बार उनका इस तरह का स्टेटमेंट हम सुनते हैं और इस पे कई एनालिसिस भी होते हैं, और ये अब की बात नहीं है।
मुझे लगता है कि और ये सिर्फ राजनाथ सिंह की भी बात नहीं है। ये बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ से और वहाँ से स्टेटमेंट्स 1947 के बाद से देते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट की हद तक ही चीज़ें रहती हैं, तो उस्मान के जानिब बढ़ेंगे और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका, तो ऑब्वियसली हम तो यही प्रिडिक्ट करेंगे ना, बीइंग अ यूथ हम यही कहेंगे कि भई इसका इतने सालों में हल नहीं निकल सका, इतनी जंगें भी लड़ ली, तो इसका आगे क्या हल निकलेगा? स्टेटमेंट्स तो शुरू दिन से ही हम सुनते आ रहे हैं और जितनी भी हिस्ट्री है हम इस तरह की स्टेटमेंट सुनते ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे उस्मान? जी, लेट्स हैव अ हॉनेस्ट कन्वर्सेशन। एक तरफ 7 लाख फौज है, पाकिस्तान कश्मीर में कितनी फौज है? रोटी तो बाद की बात है ना, पहले बात आती है सिक्योरिटी की। पहले तो बात ये सब कुछ है ना। एक तरफ 6-7 लाख फौज, ये अवैसी साहब की बात है, उनका एक बयान है 7 लाख फौज का। जब 7 लाख फौज बोलते हैं तो बहुत सारे इंडियन इस बात पे भी गुस्सा होते हैं, 7 लाख फौज कहाँ है, हमारी तो टोटल 14 लाख फौज है, तो 7 लाख कश्मीर में डाल देंगे तो चाइना से लेके पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो। अवैसी साहब इंडिया की पॉलिटिशियन है, उनका बयान है 7 नहीं होगी, 5 होगी, 6 होगी, बट 7 लाख है, मेजोरिटी बयान यही है। एक तरफ 7 लाख फौज है रिवाहा जी, एक तरफ लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, एक तरफ सिक्योरिटी के नाम पे किसी के घर में दस्ती बम फेंके जा रहे हैं, एक तरफ का इलेक्टेड वज़ीर आला को कब्रों पे दुआ करने की इजाजत नहीं है, वो दीवारें फलांग के जाता है। एक तरफ के वज़ीर आला के अंडर पुलिस भी नहीं है, और एक तरफ पाकिस्तान के आप देखें, आप इश्यूज देख लें ना। इंडिया में कश्मीर के लोगों से पूछें या कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछें या कश्मीर की अपोजिशन गवर्नमेंट से पूछें जो जीती है अभी, उसका क्या नारा है? उसका कश्मीर के स्टेटस को लेके नारा है। लेट्स हैव अ लुक एट पाकिस्तानी कश्मीर, उनका क्या नारा है? जॉब को लेके नारा है, सब्सिडी को लेके नारा है, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी को लेके नारा है। तो ये आप दोनों साइड पे कंपैरिजन देख लें, सिक्योरिटी कंपैरिजन देख लें। एक आप इन्होंने कहा ना इंडियन कश्मीर, वहां पे पहलगाम हुआ है सर, वो छोड़ दें, जिसने कराया जैसे कराया, वो एक अलग डिबेट है। एक तरफ की सिक्योरिटी सिचुएशन पहलगाम हो रहा है, बाकी सारी चीजों को भी लगा दें, पुराने भी अटैक्स को, तो वो एक अलग बात बन जाती है। और दूसरी तरफ आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अमन है कश्मीर में, आपको कोई पहलगाम, उड़ी, पठानकोट जैसा कोई अटैक देखने को नहीं मिला। तो कितना पीसफुल हमने रखा हुआ है, कितना मिलिटराइज इन्होंने रखा हुआ है। अब बात आ जाती है दूसरी बात, मैंने जो बताई ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एक तरफ स्टेटस का मसला है सबसे बड़ा, गवर्नमेंट से गिले, दूसरी तरफ ये गला है जॉब्स का कोटा बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी बढ़ा दो। ये मसले कहाँ नहीं है रे भाई, ये मसले तो इंडिया की हर स्टेट में, पाकिस्तान की हर स्टेट, दुनिया की हर स्टेट में जी, जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का। और मैं आपको बताऊं रिबाहा जी, ये जो सब्सिडियों वाला मामले है ना, इस पे पाकिस्तान के लोग बड़ा खुश हैं। मेरे घर से ना कोई 30-40 किलोमीटर की दूर कश्मीर है, मतलब कि मेरे घर से 30-40 किलोमीटर या तकरीबन 20-30 मिनट लगते हैं, कश्मीर का बॉर्डर शुरू हो जाता है रिबाहा जी। अब वहां पे बिजली का बिल आता है 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया। हमारी तरफ आता है 10,000, 15,000, 20,000। एक तरफ रोटी मिलती है 20 रुपए की, कश्मीर में रोटी मिलती है 5 रुपए की। वहां पर बिजली की सब्सिडी, वहां पे जॉब्स की सब्सिडी। अब मसला यह है, पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। ये पिछली बार भी बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट बन गया था, और इसमें बैरूनी अनासर बिल्कुल शामिल होता है। आप मुझे बताएं यार, राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट इस मौके पे क्यों आई है? आजकल थोड़ा-सा कश्मीर में जैसा कि हर जगह प्रोटेस्ट होता है राइट्स के लेके, आज क्यों आई है? अभी क्यों आई है राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट? मुझे पता है, ज़ाहिर-सी बात है, वो उनकी प्रॉक्सियाँ चल रही हैं, उनका स्पॉन्सर चल रहा है, उनका पैसा चल रहा है, अंबानी-अडानी का बैरूनी प्रॉक्सीज़ पे, उधर से पीछे से पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, कश्मीर में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जंग में तो मुकाबला हो नहीं सकता, जंग में तो हम 7 त्यारे गिरा देते हैं, जंग में तो हम कुलभूषण जाधव को पकड़ लेते हैं, हम अभिनंदन को पकड़ लेते हैं, तो फिर भाई पैसा हमारे पास ज़्यादा है, तो चलो हम पैसे के थ्रू फितना फैलाते हैं। ये क्लियरली दोनों बातें लिंक है। वो अच्छा बयान भी दे सकते थे ना। हमें बड़ा बोला जाता है कि जी आपकी तरफ से हमें कोई ठंडी हवाएं नहीं आती। राजनाथ सिंह कोई अच्छा बयान दे देते, या कहते हैं ना, कोई अच्छी बात ना कर सको तो मुंह बंद रख लो। वो चुप हो जाते हैं कि भाई कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा है, लेट पाकिस्तान हैंडल। वो अनरेस्ट भी नहीं है, मैंने कहा राइट्स की जंग है। तो अरे बाहर जी, पाकिस्तान के इकोनॉमी के जैसे हालात है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, पाकिस्तान ऑलरेडी फाटा, बाकी से एरिया है, बलोचिस्तान में सब्सिडी है, सवात ये, तो कोहिस्तान, मतलब बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे सब्सिडी है। आप देखिए ना, 5,000 बिल, 100 रुपया बिल, इन चीजों में फर्क है।
तो ये वाला सारा मसला है रवाहा जी, दोनों साइडों पे आप देख लें, एक साइड कैसे हालात हैं सिक्योरिटी के, दूसरी साइड कैसे हालात हैं। एक साइड का सीएम अपने हमारा कश्मीर का सीएम गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, गवर्नमेंट के साथ वो इन सब ग्रीवियंसेस को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ का सीएम का गवर्नमेंट पे मिस्ट्रस्ट है, वो बेचारे को गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। तो रिबाहा जी ये सारी बातें हैं, कश्मीर उनका हमेशा से हब रहेगा। वो कहते थे उस वक़्त एक तो ना वो सारी बातें नेहरू पे डाल देते थे। वो कहते हैं उस वक़्त नेहरू अमित शाह ने कभी कोई बयान था कि जी वो उस वक़्त अगर नेहरू ना रोकते तो कश्मीर हम ले लेते। तो आप अपने ऑपरेशन सिंदूर में कश्मीर ले लेते ना। आप तो अपने ऑपरेशन सिंदूर जिसको आप सक्सेस की स्टोरियाँ बना के बताते हो, आप तो 1 इंच भी जो है ना ले नहीं पाए। उल्टा श्रीनगर में जहाज़ों की आवाज़ें और पठानकोट और आदमपुर बेस ये हुआ। कट स्टोरी शॉर्ट यही है रे वाहिद जी, एक साइड के कंसर्न क्या है, दूसरी साइड के कंसर्न क्या है, एक साइड सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, दूसरी साइड सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, एक साइड जो लोग इलेक्शन जीते हैं वो क्या कह रहे हैं, दूसरी साइड क्या कह रहे हैं। सारा का सारा आपको खुल के मामला समझ आ जाएगा। सही हो गया। अब हम इकबाल सर की जानिब बढ़ते हैं। सर क्या कहेंगे कि आप ही देखिए बता मैं दें सर, कश्मीर का कभी कोई हल निकल सकता है? देखिए कश्मीर का हल निकलेगा, भले ही वक़्त लगेगा। देखिए सबसे पहले तो उस्मान साहब ने जिस तरीके से कहा, मैं उन्हीं के सवाल को जवाब दूँ कि कश्मीर के अंदर अमन क्यों है? हम हमारे पड़ोसी के वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं चलाते, हम यहाँ से लोग नहीं भेजते हैं, हम इस तरह के हमले नहीं करते हैं। और जो राजनाथ सिंह के बयान की आपने बात की, तो ये इस वक़्त बयान दिया ऐसा नहीं है। 5 साल पहले भी उनका यही बयान था और उन्होंने खुल कर के इस चीज़ पे बात की थी। और दूसरा उस्मान साहब का ये कहना है कि वहाँ लोगों के हालात खराब है, इसलिए इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। यानी कि मतलब आप सभी लोग मानते हैं कि अडानी, अंबानी के पैसे पे आपके लोग बिक रहे हैं। मतलब आपके पास ईमानदार लोग नहीं हैं। तो ये तो बड़ा मतलब सवाल खड़ा करता है सारी चीज़ों का कि आपके पास अगर कोई पैसे लेके आए तो फिर आप कुछ भी कर लोगे जैसे आपकी गवर्नमेंट करती है। उसने अमेरिका के पिट्ठू बन करके टेररिस्ट अटैक अफ़गानिस्तान में करवा लिया, फिर वहाँ से अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। तो इससे एक बात साफ है कि पैसों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आज भी जैसे सरकार के अंदर नवाज शरीफ ने अभी इजराइल ने 7 जगह पे अटैक किया, लेकिन भागे वो एक ही कतर के अंदर सिर्फ, क्योंकि वो जो है बड़ी अच्छी इकोनॉमी रखने वाली कंट्री। तो ये इससे फिर अब धीरे-धीरे करके समझ में आता है कि भई मामलात जो है वो जो बताया जाता है दुनिया के अंदर वो सही है। और जैसे कश्मीर के सीएम की बात की उस्मान साहब ने, तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को वहाँ ला कर के बिठाती है, जो उनके पिट्ठू है, उन्हीं को तो वो हटाने के लिए बात कर रहे हैं वो। उसी को लेकर के तो 29 तारीख को प्रोटेस्ट की बात की जा रही है ना। नहीं तो लोग बेचारे क्यों आते? एयरपोर्ट बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधे वो अपनी नौकरी, अपनी रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जा सके। और जिस तरीके से रेट का फ़र्क बताया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो, रोटी का हो, आप मुझे बताइए बिजली वहाँ पैदा होती है, उसका फ़ायदा कितना होता है उसको? आप उन सारी चीज़ों को बताइए ना मुझे, कि जो कश्मीर के अंदर बिजली पैदा होती है, कई चीज़ें वहाँ से मादनियात निकलती है, उसका फ़ायदा जो है, वहाँ लोगों को कितना है? लोगों की वही तकलीफ़ है। उसी को लेकर के तो लोग जो है वो नाराज़ है और वो चाह रहे हैं कि भई भारत के अंदर आज कुछ भी है, कश्मीरी सुरक्षित है। पहलगाम को चलिए मैं भी बताता हूँ कि एक बार आप दरकिनार कर दीजिए। लेकिन आप देखिए कश्मीर के अंदर होटलियर्स की हालत, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले लोग हैं, सबके हालात बहुत अच्छे हैं। लोग कमा खा रहे हैं, चीज़ों को लेकर के लगातार चल रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप वहाँ और यहाँ में कंपैरिज़न में बहुत बड़ा फ़र्क है, आप कर ही नहीं सकते हैं। अब ठीक है, सर आपके पास कुछ नहीं है, आप सीधा बोल दीजिए कि हालात ऐसे नहीं, आप लोग हम पर प्रेशर कर रहे हैं। बताइए रिबा। सॉरी सर, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। सर, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पहलगाम को लेकर भी कोई स्टेटमेंट पास की है। उस पर क्या आप अपनी राय रखते हैं? नहीं, पहलगाम के अंदर देखिए उन्होंने बहुत साफ तौर पर मेरी बा आपसे कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा हम धर्म देख के किसी को नहीं मारते। जिस तरीके से वहाँ पूछ-पूछ करके ये मारा जाता है कि पंजाबी हो, बलोची हो, तो हम ये सारी चीज़ें देख कर के नहीं मारते हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना था। और
एक चीज आप समझ लीजिए, सबसे पहला तो टेररिस्ट जो पूछ-पूछ के धर्म से मारे जाते थे, मतलब जो यहाँ मार रहे थे, तो भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया था पहलगाम के मुद्दे पर, ना कि सरकार को या मिलिट्री बेसिस पे। सिविलियंस या मिलिट्री बेसिस पर एस्टेब्लिशमेंट पर हमने हमला नहीं किया था, हमने उन्हीं को टारगेट किया था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और भारत के अंदर बहुत सीधा सिस्टम है कि आप और हम पड़ोसी हैं, तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है, चाहे आपके यहाँ चल रही है, यहाँ पर लाई जाती है, भेजी जाती है, तो इन सारी ही चीज़ों को आप मुझे बताइए रिबा, इन सारी चीज़ों को कि क्या आपको लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए? और ये कोई पहला मौका तो है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें हुई है जिसको लेकर के लगातार दुनिया ने चीज़ें देखी हो। पाकिस्तान हमेशा ये बार-बार कहता है कि वो और टेररिस्टों के खिलाफ है। लेकिन बताओ मुझे पिछले 5 साल में ऐसे कौन-कौन से टेरर कैंप है जो बंद किए गए? उनके नाम और तारीख क्या है मुझे बता दीजिए प्लीज़। अगर असली एक्शन लिया है ना, तो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन रेट उसके रिकॉर्ड दिखाइए। आप मुझे बताइए कि हमने ये एक्शन्स हमने लिए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, देखिए ये वर्ल्ड लेवल पे भी अभी सारी चीज़ें कई बार खुल कर के आई है कि पाकिस्तान के मदरसों में और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे रेडिकल कंटेंट खुलेआम और खुले तौर पर चल रहा है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए? एक भी केसेस का एग्ज़ाम्पल है जिसको आप दे सकते हो? तो आप ये कहोगे नहीं। आप यूएन और ओआईसी में रेज़ोल्यूशन रखते हैं, लेकिन घर में टेरर ग्रुप के खिलाफ क्या सॉलिड एक्शन लिया है? क्या इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलाउ करोगी कभी? नहीं। तो इन सारी ही चीज़ों से बहुत साफ तौर पर मैं आपको समझा दूँ कि इन सारी ही चीज़ों को लेकर के वो सवाल खड़े किए गए हैं मुझे लगता है। तो उसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं, आप डेट और केसेस वाइज़ बताइए कि पाकिस्तान ने इन सारी ही चीज़ों को लेकर के लगातार काम किए। तो इसके पास अब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ठोस जवाब हो, और मैं आज से नहीं बात करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ओसामा बिन लादेन की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया को पता था कि वो पाकिस्तान की आर्मी बेस के अंदर वो शायद ऐबकाबाद के अंदर रहते थे, जहाँ अमेरिका ने दावा किया था कि गिरा दिया गया। मुंबई के अंदर जो 2008 के अंदर 26/11 का टेरर अटैक हुआ है, जिसमें अजमल कसाब साफ तौर पर पकड़ा गया, और मैं खुद आपको बता रहा हूँ उस 2008 के अटैक के अंदर मैं वहाँ मौजूद था। वो ऑपरेशंस जो चल रहे थे, वहाँ से जिस तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे, उसके सारे डोज़ियर, सारे सबूत जो है दिए गए। उसके मास्टरमाइंड किस तरीके से पाकिस्तान से 26/11 के ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या उसको अब तक कोई सज़ा मिली है? पुलवामा अटैक अभी 2019 के अंदर हुआ है। अच्छा, इससे पहले हम अगर बात करें मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद की, फिर मसूद अज़हर का तो यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, हाफिज़ सईद को बैन किया गया है। फिर भी वो पाकिस्तान में बहुत आसानी से घूमते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ घूमते हैं। तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने ऐसी क्या चीज़ कदम उठाए हैं जिसको लेकर के हम माने कि भई आपकी तरफ से इन टेररिज़्म और इन सारी ही चीज़ों को लेकर के आपने पहल की? उस्मान, अब हम दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। एक तो ये भी मैं आपसे सवाल करूँगी कि जो राजनाथ सिंह साहब ने जो ये पहलगाम को भी डिस्कस किया, इस पर भी जो स्टेटमेंट पास की, इस पर भी बताइएगा अपना ओपिनियन। और साथ में पाकिस्तान के जानिब से खबर सामने आ रही है कि तालिबान के जो अड्डे हैं यहाँ पर, या तालिबान के जो एक फैक्ट्री है उसको उड़ाया गया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। लेकिन कई लोग इस पर कुछ तरह-तरह की स्टोरीज़ भी बयान कर रहे हैं। उस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा, उसका बैकग्राउंड भी। अच्छा रे भाई जी, मैं पहले ये बात कर दूँ ममदानी साहब की बातों को, बस छोटा-सा फिर तालिबान वाली बात पे आते हैं। रे भाई जी, ये मसूद अज़हर और हाफ़िज़ सईद लोगों ने तो मुशर्रफ पे भी अटैक किए हुए हैं। आप मुझे बताएँ नहीं किए हुए? मतलब ये जो लोग कहते हैं ना मसूद अज़हर और हाफ़िज़ सईद तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं और जो वो इन्होंने तो मुशर्रफ पे अटैक किए हुए हैं, जो उस वक़्त कितने पावरफुल थे। तो कैसे, मतलब अगर कोई हमारी प्रॉक्सी होगी तो वो हम पे क्यों अटैक करेगी? दूसरा, उसके बाद आ जाए मुंबई हमलों पे। रिवाज जी, मैं हमेशा कहता होता हूँ मुंबई हमलों को समझौता एक्सप्रेस के हमलों के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। ये मुंबई हमला, अब इंडिया की सोशल मीडिया लोग ज़्यादा, पीआर ज़्यादा, हमेशा मुंबई हमलों को समझौता एक्सप्रेस के हमलों में
फिर कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में समझा करें, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और रिव्यूअर के लिए है कि वो दोनों को देखें। समझौता एक्सप्रेस क्यों हुआ था, उसमें ज्यादा लोग किसके मरे थे, वो किसने करवाया था, उसमें किसके लोग इन्वॉल्व थे, वो क्या था। तो जब आप समझौता एक्सप्रेस समझेंगे तो फिर आपको मुंबई का हमला भी समझ आ जाएगा। अरे भाई जी, दूसरी बात ना, अब आप देखें इन्होंने अजमल कसाब का नाम लिया, तो मुझे इंडिया के एक जर्नलिस्ट है ना, राजा पहलकर या राजू पहलकर, तो उनकी एक पॉडकास्ट है, मैं आपको उसका लिंक भी भेजूंगा। तो वो उनकी मैं सुन रहा था, इंडियन है जर्नलिस्ट, वो कहते हैं यार 2014 से पहले ना दहशतगर्दों के नाम होते थे, अजमल कसाब, बाकी सब कुछ। अब 2014 के बाद तो नाम ही नहीं है, मतलब दहशतगर्दों के कोई नाम ही नहीं है। अभी ये पठानकोट में जो दहशतगर्द थे, जो जी बुजदिलाना, मैं बुजदिलाना कह रहा हूँ, मतलब बुजदिलाना कार्रवाई हुई है जो पहलगाम में की है, दहशतगर्द थे, उन्होंने जो मासूम लोगों को खून बहाया, उनके क्या नाम है कुछ पता नहीं है। कहाँ, मतलब स्टोरियां भी ऐसी बना रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान से आए थे तो चॉकलेट का रैपर था या माचिस की डब्बी थी, या पता नहीं क्या था। वो राजा पहलकर और उसके अलावा इंडिया के बाकी जर्नलिस्टों ने भी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया रिवाहत जी, कि ये जो पहलगाम में है, ये जो नरेट किया जा रहा है, ये मैं उनका व्यू बता रहा हूँ, मैं अपना व्यू नहीं बता रहा। मैं आपको वो क्लिप भी भेजूंगा राजा पहलकर का, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा। इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, बड़ा एक चैनल वो पे मैंने पॉडकास्ट देखा था, वो कहते हैं कि ये स्टोरी फिल्मी लगती है, कि जी टेररिस्ट आएगा फिर नाम पूछेगा, या फिर आपको बोलेगा पैंट उतारो, फिर वो देखेगा मारेगा, मतलब कि ये जो इस तरह की स्टोरियां आई हैं ना, तो वो राजा पहलकर जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि यार ये ठीक बात समझ नहीं आती। उन्होंने टेररिस्ट के नामों पे मजाक बढ़ाया है कि आप क्या, मतलब कि ये जो टेररिस्ट को बोल रहे हो चॉकलेट्स के रैपर से पकड़ा गया, टेररिस्ट अब चॉकलेट खाते हैं तो लेके आएगा पाकिस्तान से चॉकलेट, और इंडिया में नहीं मिलती। तो रिवाहा जी, ये सारी बातें ना इस तरह की हैं। बाकी मैं एक और बात भी जाते जाते इस इशू पे कर दूं, कि जो ममदानी साहब ने अपनी स्टेटमेंट के शुरू में ही बोला ना कि हम पैसे देते हैं तो बिकते तो पाकिस्तान के ही लोग हैं, तो भाई जी जिन्होंने मान लिया, ये तो नहीं, सीधे मैंने सीधे ये खुला नहीं कहा। मैं, एक मिनट, आप मान साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ये आपसे आपने सवाल क्या कहा पूछा है? कि क्या आप, मैंने ये कहा कि आप क्या ऐसा मानते हैं इन सारी चीजों को लेकर के कि हमारे लोग पैसों पे बिकते हैं? तो नहीं अगर आपके लोग आपके नहीं, पास हमारे लोग। ईमानदार, भाई अच्छा मैं समझ आपकी गया बात आपकी की बात। चलो मैं ठीक है, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, तो अगर इस मैं तरह क्या के, अगर लगा आपके देता पास हूँ। ईमानदार लोग नहीं है तो काफी वो सवाल खड़ा करता है आपके ही लोगों पर। आप जिस तरीके से मैं कह रहे हो कि प्रॉक्सी के लिए अडानी और अंबानी जो है पैसे यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप एक तरीके से यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पे जो है वो हमला कर रहे हैं। तो मैंने आपको पूछा कि मैं क्या आपकी आप बात ऐसा समझ समझ गया। रहे हैं कि आपके लोग मैं मैं आपकी बात समझ गया, क्या लगा देता हूँ, बस इसमें सिर्फ यही फर्क है कि आप क्या का बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम्म, हमारे वाले क्या को छोड़ो भाई, आप क्या, आप लोग पाकिस्तान में, आपको चाहिए था इस बात को बिल्कुल काउंटर करें कि हम पाकिस्तान में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। बहरहाल रबाह जी, दूसरी बात, आपसे सईद जेल में है रबाह जी, मतलब हाफिज सईद जेल में है, मसूद अजहर जेल में है, बाकी टेररिस्ट जेल में है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बैन है, एफएटीएफ से हम निकले। उन्होंने कहा ना क्या मदरसे बंद हुए, क्या हुआ भाई, दुनिया इकरार कर रही है, एफएटीएफ इकरार कर रही है कि भाई चीजें बेटर हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं। और ये जो पहले भी थे, ये हमारा तो कुछ नहीं है ना भाई जी, हमारा क्या है, ये सारा अमेरिका रशिया का गंद है जिसको हम अभी तक अपने खून से धो रहे हैं। हमें क्या शौक चढ़ा है भाई जी, मुझे आप बताएं ना, 1950 से लेके जब तक ये सोवियत यूनियन का इन्वेजन नहीं हुई, हाँ कौन सा लश्कर है तैयबा, कौन सा जैश ए मोहम्मद, कौन से तालिबान, कौन से मुजाहिद, भाई जब हम तो पुरअमन लोग हैं यार, हम पे जंग थोपी की है, ब्लैकमेल करके थोपी की है। क्या अमेरिकन ने हमें नहीं कहा था कि भाई आप जो जंग में आओ, नहीं तो आपको स्टोन एज में धकेल देंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या चॉइस थी, फिर वो जो बम उन्होंने अफगानिस्तान कराने थे वो यहाँ भी गिराने लग जाते। हमें तो इंडियंस को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम उनके करीब बफर जोन का किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपने खून से इंडिया को तालिबान से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने खून से इंडिया को दहशतगर्दों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा तो ये सारे दहशतगर्द कहाँ जाएंगे, उन्होंने पीछे की तो दौड़ नहीं लगानी ना, इन्होंने तो आगे की दौड़ लगानी है। तो ये आगे की दौड़ लगा के तो इंडिया को चाहिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में पाकिस्तान के साथ है। ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, टीटीपी, बीएलए, ये सब जिसकी फाइनेंसिंग वो करते हैं उसकी फाइनेंसिंग बंद करें, जिसका वो सब कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया काउंटर टेररिज्म का प्रेसिडेंट बना रही है, स्कूटी ले रही है। आप ऐसे ही रूठे हुए कोने में बैठे हो, वही हमारे साथ मिल के काम करो, अच्छा होगा इस रीजन के लिए। बाकी बातें आपकी अगली बात फिरवाह जी, कि अच्छा वो सर ने बात कर दी ना कि भाई हमने 7 लाख फौज तब बिठाई हुई है कि आपकी तरफ से ये होते हैं। तो सर कोई प्रूफ भी दे दें, कोई दुनिया को बता दें, कोई दुनिया का एक मुल्क मानता हो पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, भाई फौज बिठाई है तो बॉर्डर पे मार दो ना यार।
क्या मतलब बॉर्डर वालों के पास फूल पकड़े हुए हैं, फिर उससे पीछे सोटी लाठी है, फिर उससे पीछे पिस्तौल है, उससे पीछे बंदूक है। ऐसा तो नहीं है ना कि बचते आ रहे हैं। तो भाई बॉर्डर से आ रहे हैं, बॉर्डर पे मार दो यार, 7 लाख फौज बिठा के भी कश्मीर सिक्योर नहीं हो रहा। फिर भी आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है जी, पाकिस्तान से दहशतगर्द अंदर आके 400-400 मीटर जाके अटैक कर रहे हैं। वो 7 लाख क्या है फिर, वो आर्मी पर्सन्स हैं क्या? मैं क्या बात करूँ, छोड़ें। भाई जी 7 लाख हमारी फ़ौज है, हम सऊदिया को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तालिबान से लड़ रहे हैं, बीएलए से लड़ रहे हैं, इंडिया हमें डेटर नहीं कर पाया। क्या-क्या हम 7 लाख फ़ौज से कर रहे हैं, दुनिया हमारे भरोसे बैठी है 7 लाख फ़ौज से, इनसे 7 लाख फ़ौज से कश्मीर नहीं सँभाला जा रहा, ये फ़ौज की एहलियत है। बहरहाल छोड़ें इन बातों को, ये कश्मीर वाला तो टॉपिक ऐसा है, ये तो एंड नहीं होता। तालिबान पे आते हैं। अरे भाई जी, तालिबान वाला सीन ऐसा है, तालिबान के खिलाफ भी यही कहानी है। ये आज इंडिया को तालिबान अच्छे लगते हैं, आप इंडियन से सुनना, आपको पता है अभी रौला पड़ा हुआ है, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको इंडिया अपने मुल्क बुलाना चाह रहा है। अमेरिका उधर टेररिस्ट लिस्ट से नाम नहीं हटा रहा उनका, क्योंकि वो नाम हटेगा तो वो फ्लाई कर देंगे। ये वही तालिबान थे ना जिनको आप कहते थे ये तो पाकिस्तानी तालिबान है, पाकिस्तान और तालिबान एक हैं। आज उन्हीं तालिबान के साथ आप पींगे बढ़ा रहे हो, जो कि अपने मुल्क में उन्होंने सोशल राइट्स का सत्यानाश करके रख दिया है। जो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं रिवाज जी, डेली बेसिस पे पाकिस्तानी अवाम ये जो अमेरिका और यूरोप का गंद है और ये जो टेररिज्म से इंडिया के बीच बफर ज़ोन का किरदार पाकिस्तान प्ले कर रहे दहशतगर्दों से बचाने के लिए हम अपना खून दे रहे हैं। और जो हमला हुआ है वो मैं एक लेडी की वीडियो भी देख रहा था, वो कह रही थी कि भई ये जो हमारे पड़ोस में थे, ये तालिबान ही रहते थे। इनके यहाँ पर असले की फैक्ट्री थी। ज़ाहिर-सी बात है आप तालिबान की आए रोज़ वीडियोज़ आती हैं, 7 बच्चे पकड़े होते हैं, मस्जिद में बैठे होते हैं। मैं आपको दसियों वीडियोज़ भेजूँगा रिवाज जी, तालिबान की 5 बच्चे बिठाए हुए, औरतें बिठाई हुई, ये सारा। तो ये इस तरह से उनको ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। और दूसरा वो जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया, उनका अपना अटैक हुआ है, असले की फैक्ट्री थी उनकी घर में, जैसा कि असले की फैक्ट्रीज़ में हो जाता है, बम धमाके हो जाते हैं, तो बम धमाका हुआ है, उस चक्कर में जो लोग मरे हैं। अब इसमें इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, बाकी सारे लोग, मुझे समझ नहीं आती, तालिबान के खिलाफ कोई अटैक होता है, तालिबान का कोई मरता है, इंडियन मीडिया को पहले पता चल जाता है। पता नहीं इनका ये क्या है इनके पास, पता नहीं कौन-सी केबल है इंटरनेट की, मुझे नहीं समझ आती। ज़ाहिर-सी बात है, जिसका वो खाते हैं दहशतगर्द, तो फिर उसके आगे वो सारी रिपोर्ट भी तो देनी होती है। तो रबाज जी, पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम करता है। पाकिस्तान ने कोई जेट एंड सी या किसी त्यारे से कहीं पर भी कोई भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ये जो ऑपरेशन सुलह हुआ है, जिस वजह से हमारी कैजुअल्टीज़ बढ़ रही हैं, जिस समझदारी का मुज़ाहिरा कर रही है पाकिस्तानी फ़ौज, प्रोफ़ेशनलिज़्म का मुज़ाहिरा कर रही है, सिविलियंस जो हमारे हैं उनको बचाने का मुज़ाहिरा कर रही है, नहीं तो ये दहशतगर्द कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे, हम सऊदीया को सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम अपने दहशतगर्द नहीं खत्म कर सकते। मसला ये है मस्जिदों में सिविलियन को वो ढाल बनाते हैं, ये सारी बात है, ये बिल्कुल फेक स्टोरी है जो इंडियन मीडिया पे चल रही है, हमने अपने जहाज़ों से मार दिया, इनको तो जहाज़ का भी पता है। क्या दूरबीन लगा के बैठे हुए थे कि जेट एंड सी मार के आए? तो भाई जी कैसी-कैसी बातें चलती हैं, इंडियन मीडिया को ना खुश हुआ करें, मुस्कुराया करें इंडियन मीडिया की कोई स्टोरी आए तो। इकबाल साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे है। इंडियन मीडिया पे भी मैं कुछ देर पहले देख रही थी इस खबर को, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने एक विलेज को ही उड़ा दिया, पाकिस्तान आर्मी ने। सर, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि तालिबान की उनकी एक फैक्ट्री थी जहाँ पे बारूद और ये चीज़ें बनती थी। तो वहाँ पर उनको ब्लास्ट हुआ, और वो घर ही वो यानी कि वो फैक्ट्री जो है वो एक तरह से ब्लास्ट हुई है। तो सर, इंडियन मीडिया में तो कहा जा रहा है कि पूरा विलेज ही पाकिस्तान आर्मी ने उड़ा दिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर जो खबरें आ रही है और मैं आपको बता दूं, यहाँ नहीं दुनिया भर के अंदर अगर उस्मान साहब और आप देखें कि मीडिया भारत नहीं चला रहा है, दुनिया चला रही थी कि ये अटैक हुआ है और अटैक में 30 लोग मारे गए। अच्छा, ये कोई पहला मामला तो है ही नहीं, इससे पहले कई ड्रोन हमले हुए हैं आपके यहाँ, खैबर में, बलूचिस्तान के अंदर नहीं हुए क्या? अपने लोगों को नहीं मारा गया है? अनगिनत केसेस है, खुद इमरान खान ने माना है उन सारी चीजों को कि मेरे आने के बाद में ये सारी चीजें हमने बंद कराई है। उससे पहले आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, उस दौर के अंदर बाकायदा चला करता था। और अगर एक तालिबानी फैक्ट्री वहां चल रही है, हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर, एक तरीके से खैबर के अंदर, जहां आपकी आर्मी मादनियात के अंदर बराबर निगाह रखती है, मादनियात निकालने में कभी ये सारी चीजें नहीं होती है, बहुत आसानी से वो निकल जाता है, लेकिन टेरर फैक्ट्री चल रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपकी इंटेलिजेंस या तो फिर पॉलिटिकल इससे बहुत इन्वॉल्व है, उसको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है।
कि उनके ऊपर हमला कौन कर रहा है। आपका जिस तरीके से कहना है कि हमको आप बचा रहे हो अफ़गानिस्तान से, तो इमरान खान ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ये साफ किया कि भई अफ़गानिस्तान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर को वहाँ जाना चाहिए था, वो नहीं गए। चलिए ख़ैर वो उस पे अपन चर्चा करते हैं। अभी मैं उस्मान साहब की बात करता हूँ, जिस तरीके से वो राजू परूलेकर जी का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। राजू परूलेकर बहुत सीनियर आदमी है, उसने ज़रूर ये कहा कि नाम 2014 के पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। बिल्कुल देखिए, मैं राजू जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ से मैं असहमत वहाँ इसलिए हूँ कि 2014 से पहले 2008 के अंदर अजमल कसाब जो है, हमारे सामने पकड़ा गया था, जिसके अंदर कुछ हमारे जवान जो है वहाँ शहीद हुए थे। जब वो फायरिंग करके निकला, तो अलग-अलग जगह ये अटैक्स हुए थे और वो अटैक के अंदर रिबा मैं तकरीबन 7 दिन उस अटैक में हम मौजूद थे और हम घर नहीं पहुँचे। और इससे पहले इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह का अटैक बॉम्बे में देखा नहीं था। तो उन सारी ही चीज़ों को जिस तरीके से राजू परूलेकर कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब पकड़ा गया, इंट्रोगेशन हुआ, उसके बाद में उसका नाम जो है वो अजमल कसाब बताया और उसके बाद जब धीरे-धीरे करके उससे पूछताछ बढ़ती गई, तो वो उसने कबूला कि वो पाकिस्तान से आया हुआ। दूसरा, मैं आपको बताऊँ कि हाफ़िज़ सईद और मसूद अज़हर की जो बात कर रहे हैं कि वो जेलों में हैं। हम भी तो यही बोल रहे हैं ना कि जेल के अंदर बैठ करके जिस तरीके की सिक्योरिटीज़ दी जा रही है, जिस तरीके से सेफ रखा जाता है, मैंने पहले ही सवाल किया आपसे कि आप लोगों ने केसेस चलाए हैं, तो क्या सज़ा हुई? इसमें नामज़द करने के बाद में अब तक इतने सालों के अंदर आज 2008 का मास्टरमाइंड 2025 हो गए। 17 साल के अंदर क्या अब तक कोई सज़ा नहीं हुई? किस तरह का ट्रायल चला रहे हैं आप मतलब? आराम देने वाला ट्रायल चल रहा है या उनको आराम से वहाँ रखा हुआ है? दूसरा आपने कहा कि भई पाकिस्तान के साथ में हम मोहब्बत चाहते हैं। भई मोहब्बत के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो लगातार भारत से बस यात्रा करते वहाँ पहुँचे थे, ठीक है? और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ जब आ कर के गए, उसके बाद में उन्होंने एक बेहतरीन हमला कराया था भारत के ऊपर। तो हम क्यों भूल रहे हैं इन सारी चीज़ों को? तो ये इतिहास जो है वो दोहराया जाता है, तो उन सारी ही चीज़ों को लोग भूलते नहीं हैं, दुनिया याद करती है। आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हो, तो उस मोहब्बत के लिए तो हमने भी पहल की है, लेकिन इस मोहब्बत को लेकर के लगातार जो हमले हो रहे हैं, वो बड़ा मुझे लगता है खतरनाक एक तरीके से चीज़ें की जाती है। मैंने देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात धीरे-धीरे क्या है, मैं आपको बहुत अवाम और आर्मी ये दोनों में एक मेजर फ़र्क है। हुकूमत जो असली है वो आर्मी के हाथ है, वो कहीं नहीं चाहती कि किसी तरीके से चले जाए। इमरान खान का भी लेटेस्ट आप बयान देखिए, उसने साफ तौर पर अपने एक लेटर में सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, जिसको वो लेटर अपनी बहन के हाथ अलीमा खान के हाथ उसने भेजा था, जिसके अंदर साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि आसिफ हुकूमत न चाहते हुए मार्शल लॉ लगा करके बैठी है। किस तरह लोगों को परेशान किया जाता है पॉलिटिकली। देखिए, इमरान खान कोई छोटी शख्सियत तो रही नहीं है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाने वाला, शौकत खानम वाला, देश का प्राइम मिनिस्टर, उसकी ये कंडीशन है कि उसको जेल के अंदर हिलने नहीं दिया जाता है, उसको परेशान करके रखा गया है। मिलने-जुलने वालों को मिलने नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कई बार इमरान खान कह चुका है कि जनरल जो है वो एक मेजर रैंक का जो जनरल है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के देख-रेख कर रहा है, वो निगाह बनाए रखा हुआ है, उनके बेटों से उनकी बात नहीं करने दी जाती है। तो ये हर 10-15 साल में जो ये मार्शल लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगता है, मुझे बताइए ये मुल्क में आपके डेमोक्रेसी है? आप चीज़ों को समझिए। बालाकोट भी हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई, वो भी टेरर अटैक के नाम पर चीज़ें हुई, जिसके अंदर तकरीबन हमारे काफ़ी लोग वहाँ मारे गए थे। तो ये एक-एक चीज़ों को अगर आप मैच करोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें और बहुत से काम सबसे पहले तो आपको ही करना है। हमारे पास हम सक्षम हैं इन सारी चीज़ों को। आपकी आबादी से बड़ी आबादी हमारे यहाँ, जितना आपका मुल्क है उससे ज़्यादा मुसलमान आज भी भारत के अंदर मौजूद है। आप हर बार एक ऑब्जेक्शन चीज़ों को लेके आ जाते हो, हिंदू मुसलमान, क्या पाकिस्तान में शिया मुस्लिम नहीं है? कादियानियों के साथ नहीं ये सारी चीज़ें? है, वो तो मुस्लिम मुल्क है। तो जब वहाँ है तो यहाँ हर मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें होती है। काले-गोरों के अंदर भेद है,
अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर तो इस तरह की जो नॉर्मल चीजें होती है वो होती है, और ये हर मुल्क का एक हिस्सा होता है। आप इसको ऐसे जोड़ करके अगर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप चीजों को चला पाओगे। बेहतरीन रास्ता ये होता है कि हर मुल्क की डेमोक्रेसी, आदमी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देखिए हमारे पास आज भी ऑपोजिशन अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाती है और सरकार उसको मानती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसआईआर, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन की बात चल रही है हमारे यहाँ वोटर्स को लेकर के, तो ऑपोजिशन ने खुल करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे खटखटाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक तरीके से सरकार के खिलाफ दिया। सरकार ने माना, वो अमेंडमेंट लाती नहीं है, वो 26वीं तरमीम बना करके अपने जजेस ला करके नहीं बिठा रही, अपने जनरल कामों पर नहीं बिठा रही। ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, तो आपने देखा हमारे कोई आर्मी चीफ की हिम्मत थी आगे जाकर के बैठने की? नहीं। डिफेंस मिनिस्टर का मायना रखता है हमारे यहाँ। तो उन सारी चीजों को रिवा अगर आप देखोगे तो वहां और यहाँ में बहुत बड़ा फर्क है। आप चाहे कितने भी सवाल खड़े करें, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ, कुछ पॉलिसीज है जिसको लेकर के लगातार हालात काबू में रहते हैं। और दूसरा, मैं बहुत दिल की गहराइयों से मानता हूं कि जो हमला आपकी आर्मी ने किया है जिसमें बेकसूर लोग मारे गए हैं, वो कहीं भी किसी की भी निहत्थे की जान जाना अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बुरी चीज है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर कहिए इसे, या जो भी कहिए, कि अगर उन्हें हमला करना भी था और उनको लगता था कि ये टेरर एक्टिविटियां हो रही है, तो उसी जगह पर उस तरीके से कॉर्डन ऑफ करके खेलते वो, जिसके बाद आप आराम से उन लोगों को पकड़ सकते थे या मार सकते। जो आम शहरी मारा गया है उसमें दहशत का माहौल फिर फैलना शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले एक बार आर्मियों ने कई लंबे समय तक लोगों पे ड्रोन हमले किए हैं। वो दहशत आज भी लोग भूले नहीं है रिबा। सही हो गया, फिर बहुत से लोग मुझे इस बात पे भी ट्रोल करेंगे, लेकिन सर ने बहुत सारी बातें की हैं, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हर तरह के लोग जो आए इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, उस्मान का अपने एक थॉट प्रोसेस है, तो इकबाल साहब का अपना एक नज़रिया है। तो वो आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे देकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।